हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारियां जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। तो अपनी तैयारियों को थोड़ा और तेज़ कर लीजिए। और आपकी तैयारियों में आपकी सहायता करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बार फिर से एक नई कहानी की वीडियो, जो है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको लिखा है माधवराव सिप्रे जी ने। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1901। ठीक है, ये प्रकाशित कहाँ हुई थी सर्वप्रथम। देखिए, दृष्टि वाली बुक में लिखा हुआ है कि ये प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। और दूसरी जगह पे लिखा है, एक और बुक है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है सरस्वती सरस्वती पत्रिका में। तो आप मुझे बताइएगा कि इनमें से किस में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि मेरे पास तो जो बुक है उन दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए, तो एक टोकरी भर मिट्टी, ये हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय प्राप्त है इसे। और इसीलिए जो माधवराव सिप्रे जी है, उनको प्रथम कहानी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1901 है, जैसा कि आप देख सकते हो। और लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और दृष्टि वाली बुक में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो आप मुझे बताइएगा इनमें से किस में हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं कहानी के मुख्य पात्र। इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है, दो ही पात्र मुख्य हैं। एक वृद्ध विधवा, जो कहानी की जो है प्रमुख पात्र हैं, गरीब है, अनाथ है और अपनी पोती के साथ एक झोपड़ी में रहती है। वो झोपड़ी जो है जमींदार के महल के बिल्कुल पास में है। ठीक है, दूसरा पात्र है जमींदार। जमींदार जो है कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है, और विधवा स्त्री शोषक वर्ग का। और जो जमींदार है, उसके महल के सामने जो झोपड़ी है वो उसको हटवाना चाहता है। और जो वो है, उसको अपने अमीर होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है। किसको गर्व है? जमींदार को गर्व है। इसलिए वो क्या चाहता है कि जो उसके महल के सामने झोपड़ी लगी हुई है, वो उस झोपड़ी को हटाकर और अपने महल का थोड़ा और विस्तार करे। ठीक है, वो अपने महल का विस्तार करना चाहता है, वो अपने महल को आगे बढ़ाना चाहता है। जो अहाते होता है महल का, अहाते उसको वो बढ़ा के आगे करना चाहता है, लेकिन झोपड़ी जो है वो बाधा बन रही है। अहाते आप कह सकते हो, हमारे यहाँ पे तो छजली बोलते हैं, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो इस तरह से बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसकी बाधक हो रही थी वो झोपड़ी, इसलिए वो अपने धन का प्रयोग करके उसे हटवा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सिप्रे जी की मौलिक कहानी है, और ये अमीर गरीब की विषमता पर आधारित है। ठीक है, जिसमें जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है और विधवा स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। कहानी का कथानक बहुत छोटा है, लेकिन सारगर्भित और व्यापक संवेदना से परिपूर्ण है। ठीक है, तो जो ये कहानी है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही छोटी सी कहानी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है नेट की परीक्षा की दृष्टि से। तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब लाइन्स आती हैं तो बुक में कहीं से भी लाइन उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मौलिक रूप है उसको ज़रूर पढ़िएगा, एक टोकरी भर मिट्टी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक जमींदार द्वारा वृद्ध विधवा की झोपड़ी पर अपना अधिकार कर लेने का वर्णन इस कहानी में हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समरी दूँ इस कहानी की, तो इसमें क्या है कि एक जमींदार है, उसके जमींदार के घर के आगे या महल के आगे जो है एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक विधवा रहती है काफ़ी लंबे समय से, और इस विधवा के साथ उसकी 5-6 वर्ष की पोती रहती है। जो उस विधवा स्त्री है, उसके पति, पुत्र और बहू जो है वो मर चुके हैं। लेकिन जो जमींदार है, वो अपने महल के जो अहाते है उसको थोड़ा बड़ा करना चाहता है, इसलिए वो उस झोपड़ी को हटवाना चाहता है। लेकिन वृद्ध स्त्री जो होती है वो मानती नहीं है। तो जमींदार अपने धन का प्रयोग करके, वकीलों की जेब भर के, और जो है उसको हटवा देता है। तो अंत में क्या होता है कि वो निकल जाते हैं, विधवा स्त्री और उसकी पोती। लेकिन उसकी पोती जो है वो खाना बंद कर देती है। तो विधवा स्त्री वापस आती है एक टोकरी लेकर, और जमींदार से कहते हैं कि मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेके जाने दें, क्योंकि मेरी पोती जिस दिन से यहाँ से गई है वो उसी दिन से भूखी है, और वो कहती है कि मैं अपने घर पर जाकर ही खाना खाऊंगी। तो अगर आप मुझे यहाँ से एक टोकरी मिट्टी लेके जाने देते हैं, तो मैं उस मिट्टी से ही चूल्हा बनाकर उस पे खाना पका के उसको खिला सकती हूँ। तो ज़मींदार क्या करता है, उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम लेके जा सकती हो। जब वो उस टोकरी को भर लेती है, तो वो ज़मींदार से निवेदन करती है टोकरी को उठाने के लिए। लेकिन क्या होता है, ज़मींदार उस टोकरी को उठा ही नहीं पाता। ठीक है, तो फिर वो विधवा स्त्री जो होती है, वृद्ध स्त्री, वो विनम्र
भाषा में कहती है कि देखिए जमींदार साहब, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उनका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे यदि आप इस एक टोकरी मिट्टी को ही नहीं उठा पा रहे हैं। और इन शब्दों को सुनकर जो जमींदार होता है उसका घमंड चूर चूर हो जाता है और उसे अपनी गलती का आभास हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो उस वृद्धा जो स्त्री होती है उससे क्षमा मांगता है और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर देता है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम कहना चाहें तो ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही प्रभावी कहानी है। इसमें जमींदार के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। ठीक है, और कहानी में दो ही पात्र हैं, कौन, वृद्ध विधवा और जमींदार। अब अगर इस कहानी की विशेषता की बात करें तो विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा को दिखाया गया है, शोषण का चित्रण किया गया है। कहानी की मूल संवेदना क्या है, हृदय परिवर्तन है। ठीक है, जमींदार का किस तरह से हृदय परिवर्तन होता है, पहले उसे घमंडी और धन का जो है, धन के मद में पागल दिखाया जाता है, लेकिन बाद में उसका जो है परिवर्तन हो जाता है हृदय और वो उसे झोपड़ी वापस कर देता है वृद्ध स्त्री को। अपनी मिट्टी के प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र। कानून व्यवस्था का जिक्र है कि जो जमींदार होता है वो अपने पैसे का प्रयोग करके क्या करता है कि इसको अपने हक में कर लेता है और जो झोपड़ी है उसको अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, ऐसा वो कैसे कर पाता है, धन के कारण। तो इस तरह से इसमें जो है कानून व्यवस्था की भ्रष्टता का जो है जिक्र किया गया है। मानवता का संदेश, जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कहानी का अंत सुखद है। ठीक है, वर्ग भेद दिखाया गया है, गरीब अमीर है जो उनका वर्ग भेद दिखाया गया है। और केंद्रीय कहानी जो तत्व है वो क्या है, इसका आदर्शवाद है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो बनता है केंद्रीय तत्व इसका क्या है, कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है, आदर्शवाद। इसकी मूल संवेदना क्या है, हृदय परिवर्तन। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1901 में। कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, पर वो सरस्वती पत्रिका में हुआ है, ये आप हमें बताइएगा। दूसरा, जमींदार झोपड़ी को अपने अधिकार में क्यों लेना चाहता था, क्योंकि वो महल के अहते को विस्तृत करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, इसलिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो विधवा वृद्ध स्त्री है उसकी पोती जो है उसकी आयु कितनी है, तो उसकी आयु है 5-6 वर्ष। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि आजकल लाइनें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो देखिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। ठीक है, तो ये किसके विषय में कहा जा रहा है, ये वृद्ध स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। उसकी पतोहू है, पतोहू किसको बोलते हैं, पुत्रवधू। ठीक है, वो मर चुकी थी और उसकी जो पोती है वो कितनी बड़ी है, 5 बरस की कन्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। कौन नहीं निकलना चाहती थी, वृद्ध स्त्री नहीं निकलना चाहती थी अपनी झोपड़ी से। ठीक है, क्योंकि उसका सारा जीवन वहीं गया था, उसका पति, उसका बेटा, उसकी बहू जो है सभी ने उसी में अपने प्राण त्यागे थे, तो उससे जो है उसका मन लगा हुआ था, वो उससे बाहर नहीं रहना चाहती थी झोपड़ी से। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है जमींदार के बारे में। ठीक है, उन्होंने वकीलों को धन खिलाया और वकीलों ने क्या करा, बाल की खाल निकाल कर अदालत में जो है केस को बिल्कुल पलट दिया और वो जमींदार के हक में चला गया। ठीक है, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है
कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? ये पंक्तियाँ वृद्ध स्त्री ने कही है। किससे कही है? जमींदार से कही है। ठीक है, जमींदार से कह रही है वो। तो जमींदार से वृद्ध स्त्री ने ये पंक्तियाँ कही हैं। आगे चलिए। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। मतलब जब वो अंदर गई है तो क्या होता है कि झोपड़ी में जाते ही उसको अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। जो भी उसने समय वहाँ व्यतीत किया है वो सारा समय उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है, जिसके कारण जो है उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ठीक है, अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। किसके विषय में कहा जा रहा है? वृद्ध विधवा के विषय में। अब देखिए, यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये विधवा कह रही है जमींदार से। जब जो जमींदार होता है वो उसकी टोकरी को नहीं उठा पाता, तब वह उससे विनम्र भाषा में कहती है कि जब आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही है तो जो मेरी झोपड़ी के अंदर हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं उसका भार आप जीवन भर कैसे उठाओगे? ठीक है, उसको अपनी भूल का आभास कराना चाहती हैं वो। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंत में जमींदार को जो है अपनी गलती का आभास हो गया और उसने जो है झोपड़ी को वापस कर दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स पर दोबारा से बात करें तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला, कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 है। कहानीकार माधव सप्रे। कहाँ प्रकाशित हुई है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में या फिर सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, इसके अलावा देवी प्रसाद वर्मा है जो, और अधिकांश विद्वानों के द्वारा इसमें सहमति बनी है कि यह कहानी क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। और कहानी कैसी है? आदर्शवादी कहानी है। ठीक है, और इस कहानी में जो है कानून के भ्रष्टाचार पर भी, कानून की भ्रष्ट व्यवस्था पर नज़र डाली गई है, या फिर कहिए कि उसका भी वर्णन है। और इस कहानी में इसके अलावा वर्ग भेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये थे इस कहानी के प्रमुख बिंदु। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन का जो है ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।